गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं धनंजय कुमार, जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज से गोपालगंज के यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछले क्लास में आप सबने देखा था, लेंस को मैंने समझाने का प्रयास किया था, लेंस को डिफाइन करने का मैंने प्रयास किया था और आप सबने देखा था कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, जो दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंडेड होता है। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हालांकि आपके सिलेबस में जो लेंस की चर्चा की गई है उसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस होंगी ही होंगी, जबकि ऐसा नहीं है, एक स्फेरिकल सरफेस भी हो सकता है और एक प्लेन सरफेस भी हो सकता है, ठीक है, जो मैंने पार्ट 8 में चर्चा किया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे उसी कड़ी में और देखेंगे कि ये जो लेंस होते हैं, जो लेंस बीच में मिडिल में थिक हो और किनारों पर पतला हो, उसे उत्तल लेंस या बाई कन्वेक्स लेंस, चूंकि दोनों ही सरफेसेस बाहर निकली हुई हैं, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, बाई कन्वेक्स। क्या बोल रहा हूं, बाई कन्वेक्स। और यहाँ पर दोनों ही चीजें अंदर, दोनों ही जो सरफेसेस हैं वो अंदर की तरफ धसी हुई है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, बाई कनकेव। हालांकि बाई कनकेव और बाई कन्वेक्स न यूज करके हम सिंपली कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस के नाम से भी हम इसे जानते हैं, इसको उत्तल लेंस और इसको अवतल लेंस। आई होप ये बातें सबको क्लियर हो चुकी हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो हमारा क्लास 10th का सिलेबस प्रिस्क्राइब करता है वो ये कहता है कि ये जो लेंस है उसमें दोनों ही सरफेसेस, यह भी और यह भी, इसमें भी ये दोनों सरफेसेस स्फीयर का पार्ट होंगी, स्फेरिकल होंगी, ठीक है, और स्फीयर का पार्ट होंगी। और उस कंडीशन में अगर मिडिल पार्ट मोटा होता है तो वो कन्वेक्स लेंस है दोनों तरफ से, और मिडिल वाला पार्ट पतला है तो ये कनकेव लेंस हो गया। मैंने कल आप सबको समझाया था बच्चों कि एक्चुअली होता क्या है, कि ये दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, है ना, और इस प्रकार से यहाँ से हम कट करके और क्या कर लेते हैं, आपको बना लेते हैं। ये जो हमारा लेंस मिल गया, देखेंगे आप सब, ये जो हमारा लेंस मिल गया वो कौन सा लेंस हो गया, तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया। और यहाँ पर हमने फिर से दो स्फेरिकल सरफेसेस बना दिया, और फिर इसको यहाँ से हम ज्वाइंट करने के बाद में बच्चों, इसको ज्वाइंट करने के बाद में ये वाला पार्ट अगर हम हटा देते हैं तो आप देख पाएंगे कि हमारा ये कौन सा बन गया, ये हमारा कनकेव लेंस बन गया। तो ध्यान रखना है कि दोनों ही लेंस में दो सरफेसेस होती हैं। तो वह, अब एक बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये कन्वेक्स लेंस होता है ना, उत्तल जो लेंस होता है उसे अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, अभिसारी, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और ये जो कनकेव लेंस है, अवतल जो अवतल लेंस है, इसको हम अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि यह जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग हो गया और जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग हो गया। ये किस बेसिस पर हम कह देते हैं, क्या हमें इन चीजों को याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा? तो कहता है नहीं, हम चीजों को जानते हैं, हम चीजों को समझते हैं। अब आप लोगों को समझना है कि कैसे यह कन्वर्जिंग हो गया और कैसे यह डाइवर्जिंग हो गया। फिलहाल इस स्लाइड में आपने यह जाना कि जो लेंस बीच में मोटा हो, किनारों पर पतला हो, उसे हम उत्तल लेंस बोलेंगे, और इसे हम हिंदी में अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। और वह लेंस जो बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो, उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं, और इसे अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। अब मैं
नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि यह अपसारी है। अपसारी है तो ये कैसे अपसारी हो गया, और ये अभिसारी है तो ये कैसे अभिसारी हो गया, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम आए तो आप देख पा रहे हो हाउ बिकम्स कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। ये जो दो लेंस है ये कैसे कन्वर्जिंग बन गए और कैसे डाइवर्जिंग बन गए। तो बच्चों, एक्चुअली सबसे जो पहला कंसेप्ट है वो ये है कि ये जो लेंस होता है ना, यह ग्रुप ऑफ प्रिज्म की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ग्रुप ऑफ प्रिज्म्स की तरह काम करता है। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जब लेंस ग्रुप ऑफ प्रिज्म की तरह काम करता है तो प्रिज्म में क्या होता है एक्चुअली, तो मैं एक डायग्राम बना करके समझाऊं अगर आप लोगों को। तो एक प्रिज्म हो गया। आप में से कोई बताओगे क्या कि प्रिज्म में कितनी सरफेसेस होती हैं? तो बच्चों, प्रिज्म में 5 सरफेसेस होती हैं। कितनी सरफेसेस? 5। यहाँ 3 दिख रहा है तो आप मत बोल देना कि 3 होती हैं, क्योंकि यह हमारा 2D है बोर्ड, और हम जो प्रिज्म होता है वो 3D में होता है, 3 डायमेंशंस में होता है ना। उसमें क्या होता है कि 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं। एक रेक्टेंगुलर सरफेस ऐसे और एक रेक्टेंगुलर सरफेस ऐसे, और फिर जो नीचे वाली भी सरफेस होती है वो भी रेक्टेंगुलर होती है। तो यह 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस हो गई, और जब ऐसे हम झुकाएंगे तो दो साइड से जो लगेंगी वो 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस होंगी। तो इस प्रकार एक प्रिज्म में 5 सरफेसेस होती हैं। तो अभी हम बात ये कर रहे हैं, एक मैं जानकारी आपको दे रहा हूं कि ये जो लेंस होते हैं, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, दोनों ग्रुप ऑफ प्रिज्म्स किसकी तरह काम करते हैं? ग्रुप ऑफ प्रिज्म्स, ग्रुप ऑफ प्रिज्म्स की तरह काम करते हैं। कौन? जो ये लेंस होते हैं। अब ग्रुप ऑफ प्रिज्म की तरह काम करते हैं तो क्या हुआ? तो आप लोग देखेंगे बच्चों, मान लीजिए हमने इस प्रिज्म के नाम भी दे देते हैं। इस सरफेस का नाम ए बी और ये BC कर दिया। इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, तो ये लाइट रे एयर से, कहां से? ये एयर से, यह जो लाइट रे है ये कहां जा रही है बच्चों? तो ये एयर से लाइट रे जा रही है ग्लास में। तो ग्लास में जा रही है, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जाने के बाद बच्चों ये लाइट सीधे नहीं जाएगी। आपको पता है, पढ़ चुके हो कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो यूजुअली उसके वेलोसिटी में चेंजिंग आती है, और इस वजह से अपने पाथ से क्या हो जाती है? हट जाती है। तो आप लोगों ने क्या देखा, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम सबसे पहला काम करते हैं कि एक नॉर्मल डाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक नॉर्मल डाल लेते हैं। और चूंकि ये लाइट रेयरर मीडियम एयर से इस ग्लास में जा रही है, तो सीधे जाने के बजाय टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसको बेंड करा दिया। इसको जाना किधर चाहिए था? इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये टुवार्ड्स द नॉर्मल क्या हो गई? बेंड हो गई। अब क्या हुआ? फिर से एक बार लाइट का रिफ्रैक्शन होने वाला है ना, लाइट का अपवर्तन होने वाला है। प्रश्न, क्यों होने वाला है? तो जवाब है कि चूंकि जब यहां से इसमें आया था तो भी एक बार मीडियम चेंज हुआ था, फिर से एक बार अब ग्लास से कहां जा रहा है? एयर में, तो फिर मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए लाइट का फिर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर से अपवर्तन होगा। तो अब क्या होगा? फिर यहां पर भी वही काम करेंगे हम। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम नॉर्मल डालेंगे। क्या डालेंगे? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल डाल दिया। अब ये लाइट सीधा जाने के बजाय आप बताइए नॉर्मल के तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? तो हाँ, सही जवाब है कि चूंकि यह डेंसर मीडियम से, कहां से? ग्लास क्या हो गया? डेंसर मीडियम, और हवा क्या है? रेयरर मीडियम। ये सघन है और ये विरल है। तो जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से
दूर जाती है। तो यह लाइट सीधा जाने के बजाय क्या हो जाएगी, दूर जाएगी, तो ये ऐसे चली गई। अब एक कंसेप्ट और समझना है बच्चों कि लेंस, ये जो मैं प्रिज्म की बात कर रहा हूं, इस पहले सरफेस से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है और फिर इस दूसरे सरफेस से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। यानी AB सरफेस से पहला रिफ्रैक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन AC सरफेस से। तो क्या होता है, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जहां पर मिलती है उस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में भी चर्चा करेंगे। अगर मैं फिर से रिपीट करूं अपनी बात को, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो अपवर्तन जो है इस सरफेस से हो रहा है, अपवर्तन इस सरफेस से हो रहा है, और दोनों ये जो अपवर्तन वाली सरफेसेस हैं, ये कहाँ मिल रही है, ए पर मिल रही है। तो यह जो एंगल बनाती है उसे प्रिज्म का एंगल कहा जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जानते हैं। और उसके ठीक सामने वाला जो सरफेस होता है, साइड होता है, वह प्रिज्म का बेस कहलाता है। तो ये जो घटना यहाँ पर हुई है ना, उस घटना के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब लाइट जनरली प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो वो बेस के तरफ, वो आधार के तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। जाना चाहिए था इधर, लेकिन आधार की तरफ बेंड हो जाती है। आधार कौन होता है, जो एंगल ऑफ प्रिज्म के सामने वाला जो सरफेस होता है वो आधार होता है। तो आपने क्या देखा, आधार के तरफ लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ऐसा कोई अलग से नियम नहीं है, रूल नहीं है, बल्कि वही है कि जब लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाती है, अविलंब के तरफ मुड़ जाती है। और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो नॉर्मल से दूर जाती है। आई होप क्लियर हो गया। तो उसी के आधार पर एक हम यहाँ पर कंक्लूजन निकाल लिए, एक निष्कर्ष निकाल लिए कि जब लाइट प्रिज्म से होकर गुजरेगी, तो उसके आधार की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ये कोई अलग से नियम नहीं है, बल्कि जो रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट है, उसी के बेसिस पर मैं ये बात बोल रहा हूं। अब अगर बात करूं बच्चों, तो अब हम आते हैं इस लेंस पर। अब देखो, मान लीजिए इस पर एक लाइट रे हम डालते हैं और यहां भी हमने एक लाइट रे डाल दिया। अब मैं पूछूं, तो यह प्रिज्म की तरह जब वो काम कर रहा है बच्चों, तो इस प्रिज्म का बेस किधर है, आधार किधर है, ऊपर है कि नीचे है? तो आप लोग बोलोगे कि सर इसका आधार ऊपर है। तो जब प्रिज्म से लाइट गुजरती है तो किधर मुड़ती है, आधार की तरफ। तो यहां से हमने क्या कर दिया, बोलो, आधार की तरफ मोड़ दिया। ये बताइए, इस प्रिज्म के लिए, यह जो प्रिज्म हुआ, इस प्रिज्म के लिए आधार किधर है, ऊपर है कि नीचे है, नीचे है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये नीचे की तरफ मुड़ गई। इसी प्रकार अब हम यहाँ देखें तो इस प्रिज्म की बात करें, तो इस प्रिज्म के लिए भी आधार किधर है, नीचे की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ बेंड हो गया। इस प्रिज्म का आधार किधर है, ऊपर की तरफ है, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, बोलो, ये ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या देख पा रहे हो कि जब ये लाइट इस पर पड़ रही है अलग अलग दिशाओं से, तो यह एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है। यानी अभी सारी अभिसरण का काम कर रहा है, अभिसरित कर दे रहा है किरणों को। तो इसलिए इसको मैंने क्या कह दिया था कि यह कन्वर्जिंग लेंस है। क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, जो लाइट रे को इकट्ठा कर देता है। आई होप क्लियर हो गया, और शायद आप इसे भूलेंगे भी नहीं। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जो लेंस होता है वो ग्रुप ऑफ प्रिज्म की तरह काम करता है ना। और प्रिज्म से जब लाइट पास होती है, तो वह लाइट प्रायः उसके आधार के तरफ मुड़ जाती है ना। ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। अब मैं अगर बात करूं बच्चों, तो अब अवतल की मैं बात करूं, अवतल लेंस की,
तो ये अवतल लेंस हो गया। इस अवतल लेंस में भी है ना, ये भी छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखो मैं अगर इस पर लाइट रे को डालता हूं, आप बताओ इस प्रिज्म के लिए बेस किधर होगा? प्रिज्म में इसलिए कह रहा हूं बच्चों, कि ये जो दो सरफेसेस हैं, रिफ्रैक्शन इस सरफेस से हो रहा है, रिफ्रैक्शन इस सरफेस से हो रहा है, और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल नहीं है, समानांतर नहीं है। तो समानांतर नहीं है तो प्रिज्म की तरह काम करेंगे। जैसे यहां भी आप देख रहे हो कि रिफ्रैक्शन इस सरफेस से करा रहे थे और इस सरफेस से करा रहे थे। क्या ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल हैं? नहीं है। नहीं है तो प्रिज्म की तरह काम किया। अगर लाइट यहां गया, यहां से इधर गया, इधर बेंड हो गया, तो यहां से मैं काट के हटा दूं तो भी क्या फर्क पड़ेगा? इधर से मैं काट के हटा दूं तो भी क्या फर्क पड़ेगा? काम तो हमारा यही हो रहा है। तो इसलिए यहां भी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो ये दो दिख रही हैं पैरेलल नहीं है, इसलिए प्रिज्म की तरह काम करेगा। तो इसका बेस किधर है? बेस चौड़ा होता है। क्या कभी आपने ऐसा कभी देखा कि घर बनाने के लिए जो नींव बनाई जाती है वो नींव पतली हो और ऊपर का दीवार मोटा हो? ऐसा नहीं होता। नींव यूजुअली मोटा हुआ करती है, ऊपर की जो दीवार होता है वो पतला हुआ करता है। तो यहाँ चौड़ा नीचे वाला पार्ट है, यानी बेस नीचे है। तो ये बेस नीचे है, इस प्रिज्म का बेस किधर है? नीचे है। तो अब अगर हम बात करें तो आप बताओ लाइट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? तो ये लाइट नीचे की तरफ चली जाएगी। इस प्रिज्म के लिए बेस किधर है? ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, क्योंकि चौड़ा वाला ये वाला पार्ट है। तो ये लाइट उधर जाएगी। इस प्रकार या ऐसे ही यहां पड़ा तो ये भी इधर को चली गई, यहां पड़ी तो वो भी इधर को चली गई। मतलब जो लाइट रे जा रही थी इसको इसने फैला दिया। इसलिए इस लेंस को हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। और अभी आप लोगों ने देखा भी कि इस डाइवर्जिंग लेंस को हम क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस, क्योंकि यह अपसरित कर रहा है किरणों को। और इसको इसको मैंने क्या समझाया था आप लोगों को कि यह अभिसारी है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि क्यों लेंस किरणों को कन्वर्ज करता है और क्यों लेंस किरणों को डाइवर्ज करता है। कंक्लूजन दो रहा कि जो लेंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ प्रिज्म की तरह काम करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये रही कि जब लाइट यूजुअली प्रायः जब प्रिज्म से होकर जाती है तो प्रिज्म के आधार की तरफ बेंड हो जाया करती है, मुड़ जाया करती है। और यह मुड़ने का कोई अलग कारण नहीं है, बल्कि वही है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब के तरफ मुड़ जाता है, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हो जाता है। उसी बेसिस पर यह कंक्लूजन हम लोगों ने डिराइव किया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े बच्चों, तो हम लोगों को देखना है कि लेंस में दो लेंसेस हो गए, कनकेव और कन्वेक्स। तो लेंसेस के सामने जब ऑब्जेक्ट्स रखते हैं तो ऑब्जेक्ट जब हम किस कंडीशन में रखेंगे, किस पोजीशन पर रखेंगे, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो कहाँ बनेगा। यानी अब प्रति जो लेंस है उनके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, उसके लिए हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। सेम काम हम लोग दर्पण में कर चुके हैं, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में। अब वही सेम काम हम लोगों को क्या करना है, यहाँ लेंस में भी करना है। तो मन में प्रश्न आएगा कि क्या सर जितना मेहनत हम लोगों ने उस दर्पण में किया उतना ही मेहनत यहाँ करना पड़ेगा क्या? जवाब है नो, उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वहां का सिर्फ कंसेप्ट उठा करके हम ला लेंगे तो हमारी मेहनत क्वार्टर की क्वार्टर हो जाएगी बच्चों। समझ में आ रहा है ना? तो हम उस पीछे वाले कंसेप्ट से इस कंसेप्ट को टोटली जोड़ेंगे, जिससे आप ये महसूस करेंगे कि इसमें कुछ भी आपको याद नहीं करना है। वो क्या है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने का अगर प्रयास करूं तो आ, ये आपका बताइए ये कौन सा दर्पण था? गोलीय दर्पण। हाँ गोलीय दर्पण तो है, लेकिन गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण है? हाँ,
अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण हो गया। और फिर यहां पर ये बताइए, ये कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण। अब जरा देखो बच्चों, ये मुख्य अक्ष इसका भी हो गया, यहां भी मैंने मुख्य अक्ष बना दिया। जरा देखो, जब लाइट मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ती है तो कहां से होकर जाती है? फोकस से। कहां से होकर जाती है? फोकस से। तो हमने फोकस से भेज दिया, लाइट को फोकस से भेज दिया। और जरा इसमें आ जाओ, जब लाइट रे इस पर पड़ेगी मुख्य अक्ष के समानांतर और इसका फोकस यहाँ है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता जो केंद्र है वो यहाँ है, तो मैं पूछता हूं क्या लाइट जो है यहाँ पर जाएगी? जवाब है नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर से सिल्वरिंग किया हुआ है, इधर से पेंटिंग की गई, तो इधर लाइट नहीं जाएगी। यानी इसके फोकस पर कभी लाइट जाने वाली नहीं है। यानी इसका जो फोकस है बच्चों वो क्या है? तो वो काल्पनिक फोकस है। काल्पनिक फोकस क्यों है? क्योंकि इस पर कोई लाइट रे नहीं जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा कि समानांतर अगर किरण है, किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर जा रही है, यानी फोकस पर काम हो रहा है, यानी इसका फोकस रियल है, वास्तविक है ना? ये बात आप लोग समझते हो। अब जरा लेंस में आते हैं। किसमें? लेंस में। तो इसको ध्यान रखना है कि जो अवतल दर्पण है इसमें फोकस क्या होता है? वास्तविक। और जो उत्तल दर्पण होता है इसमें जो फोकस होता है वो क्या होता है? काल्पनिक। ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। अब जरा देखें हम, चूंकि मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा तो फिर थोड़ी सी आप लोगों को समझने में परेशानी होगी, मैं यहीं पर एडजस्ट करता हूं। अब मैं, ये कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस हो गया। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब यहां पर एक बात और हम लोग समझ ले पहले कि बच्चों जब ये दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं तो इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर कहीं होगा C1, और इस स्फेरिकल सरफेस का भी कहीं सेंटर होगा, तो इसको C2 मान लेते हैं। अब यहां पर इसका भी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया तो यहां भी इसका भी फोकस होगा, इसका भी फोकस होगा। यानी ये जो लेंस होते हैं, चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे इसकी बात करूं, इसमें दो दो सेंटर्स होंगे, है ना? और इसमें दो दो फोकस होंगे। तो यहां पर सेंटर को हम C न लिख करके 2F लिखा करेंगे। क्या लिखेंगे? 2F। और फोकस को हम F लिखा करेंगे। इधर भी हम F और इधर भी हम 2F लिखा करेंगे, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, इधर F और 2F लिख दिया, इधर F डैश और 2F डैश कर देंगे। तो समझ में ये बात आ गई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करेंगे? 2F से, और फोकस को F से। और लेंस का जो मिडिल में पॉइंट होता है मुख्य अक्ष पर, इसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और इसे हम लोग O से डिनोट करेंगे। ये बातें आप लोगों को क्लियर है? अब मैं फिर से मैं इस बात को रखूं आप लोगों के सामने, तो देखिए ये हमारा कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस हो गया। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब हमने मुख्य, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा एफ डैश हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F डैश लिख देते हैं। इधर भी क्या कर देते हैं? हम एफ डैश कर देते हैं, और फिर इसको क्या कर, एफ डैश यहाँ कर दिए हैं, इसलिए एफ डैश यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, एफ और ये क्या हो गया? 2F हो गया। एफ 2F, एफ डैश 2F डैश, F1 F2 भी लिखा जाता है, चॉइस अपॉन यू। अब क्या हुआ, यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर हमने प्रकाश की किरण ले लिया, तो वहां भी फोकस से होकर जाती थी, यहां भी फोकस से होकर जाएगी। क्यों? इधर इधर क्यों जाएगी? क्योंकि ध्यान रखना है कि जो लेंस होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट नहीं होते तो हम चश्मों में, जो चश्मा हम लोग पहनते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, उसमें हम लोग लेंस लगाते क्या? फिर दिखाई देता क्या हमें? तो ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसीलिए पढ़ने के बाद प्रकाश का अपवर्तन होगा, और ये कहां से जाने वाली है? फोकस से। फिर यहाँ नीचे भी अगर मैं दिखा दूं एक किरण को, तो यह भी अपवर्तन के बाद कहां से जाने वाली है? फोकस से। यानी इसके फोकस पर काम हो रहा है, यानी इसका फोकस क्या है?
वास्तविक है बच्चों। क्या है? वास्तविक फोकस है। यहां पर किसका वास्तविक था? कनकेव का। यानी जो इमेज हम लोगों ने कनकेव मिरर में जिस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए थे, ठीक वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिलेगा कन्वेक्स लेंस में। कोई पूछेगा क्यों? तो जवाब क्या दोगे आप लोग? कि यहां भी जो फोकस होता है वास्तविक होता है, इस पर लाइट रेज जाती है, और यहां भी जो फोकस है इस पर लाइट रे जा रही है। तो कहोगे कि सर फोकस तो इधर भी है, आप इसको क्यों ले रहे हैं? तो फोकस इधर भी है, फोकस इधर भी है, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फोकस यह है, इधर वाली नहीं। प्रश्न क्यों? इधर वाली क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लाइट पड़ने के बाद इधर ही जाने वाली है। जो काम होने वाला है लाइट का वो इधर ही होने वाला है, और इंसिडेंट रे को तो हमेशा लेफ्ट टू राइट दिखाना है। तो लेफ्ट टू राइट दिखाने के बाद जब इससे इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन के बाद इधर जाती है, तो इधर वाला फोकस हमारा क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह फोकस इंपॉर्टेंट हो गया और इस पर लाइट चली गई तो ये वास्तविक हो गया, और यहां भी वास्तविक हो गया। इसलिए जो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स अवतल दर्पण में होते हैं वो किस में होते हैं? उत्तल लेंस में होते हैं। अब हम आते हैं, जरा इस पर देखते हैं। बच्चों अब अगर हम आ जाएं इसका, तो इसमें क्या है? इस पर जब लाइट रे पड़ रही है तो ये इधर नहीं जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी बच्चों, नहीं जा रही है। तो ये क्या हो गया? काल्पनिक। अब हम इसको लेकर के आते हैं। एक ऐसे क्या है, ये आप लोगों को अगर मैं बात करूं तो, ये मैं अगर बात करूं बच्चों तो ये उत्तल दर्पण है, और ये हमारा क्या है? अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस है, तो मैं इसको अगर डायग्राम बना करके आपको समझाने का प्रयास करूं कि अब यहां पर भी एक मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है? और ये जब लाइट रे पड़ी तो इस पर पड़ने के बाद चूंकि लाइट को इधर ही जाना है, इंटरेक्शन के बाद इधर ही जाना है, तो इंपॉर्टेंट फोकस तो इधर का ही हुआ। लेकिन इधर का हुआ, है ना, एफ, और क्या हो गया? ये 2f, इधर हम कर लेते हैं एफ डैश, और इधर क्या कर लेते हैं? 2f डैश। तो अब बताओ, इंटरेक्शन के बाद चूंकि लाइट को इधर जाना है तो हम इंपॉर्टेंट फोकस इसको मान रहे हैं। लेकिन क्या अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि यह लाइट इधर नहीं बेंड होती है, बल्कि प्रिज्म के बेस के तरफ। तो इसका बेस किधर है? ऊपर की तरफ, तो ये तो उधर चली गई। तो इसके फोकस पर लाइट गई क्या? नहीं गई। तो नहीं गई तो ये फोकस क्या हो गया? दिखावे के लिए हो गया। वैसे ही जैसे हाथी में जो दांत बाहर निकला हुआ रहता है, क्या उस दांत से हाथी भोजन को खाती है क्या? जमीन पर रखे हुए भोजन को उसे मार मार कर तोड़ती है क्या? ग्रिंडिंग करती है क्या? नहीं करती। तो उसी तरह से यह जो फोकस दिख रहा है, उस फोकस पर कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह जो फोकस है वह क्या है बच्चों? काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है, वर्चुअल है। और यहां भी देखा है कि यह क्या है? काल्पनिक है। हालांकि इसका काम क्या है? डाइ डाइवर्ज करता है रेज को। तो डाइवर्ज कहां से करता हुआ महसूस होता है? इस फोकस से। तो जिस फोकस से ये डाइवर्ज कर रहा है, मैं इस बात को और थोड़ा आसान कर दूं आप सबके लिए, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि ये तो आप सब जानते हो कि ये डाइवर्जिंग है। यहां से भी लाइट पड़ेगी तो ये डाइवर्ज हो जाएगी। तो डाइवर्ज करेगी, तो बताइए ये किस फोकस से पीछे से लेके आएंगे तो हम यहां से हमको लाइट आता हुआ दिखेगा। तो क्या जिस फोकस से ये डाइवर्ज हो रहा है, होता हुआ मालूम पड़ रहा है, क्या वहां पर लाइट गई है? नहीं गई है। काम क्या कर रहा है? डाइवर्ज करने का। कहां से? तो इस वाले फोकस से। ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन क्या इस वाले फोकस पर लाइट गई है? तो आप लोगों का जवाब होगा नहीं गई है। तो जब लाइट नहीं गई है तो यह वास्तविक है कि काल्पनिक है? आप ही बताओ। काल्पनिक हो गया, ठीक है। और यहां भी ये डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज हो गई कहां से महसूस होती है?
फोकस से। फोकस पर लाइट गई क्या? नहीं गई, यानी यहां भी क्या हो गया? काल्पनिक। तो चूंकि इसमें और इसमें संबंध है, रिलेशन है, इसका भी फोकस काल्पनिक है, इसका भी फोकस क्या है? काल्पनिक है। इसलिए क्या हुआ कि जो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स ये अवतल है ना, अवतल लेंस में होता है, वही उत्तल दर्पण में होता है ना? समझ में आ गया? आपने यह भी समझ लिया। फिर से मैं एक बार पीछे वाली बात को रिपीट कर दूं, ये जो हमारा उत्तल लेंस था, इसमें इसका काम क्या है? कन्वर्ज करना कि डाइवर्ज करना? कन्वर्ज करना। तो कन्वर्ज जो कर रही है, ये गई लाइट गई तो इसके फोकस से होकर चली जाएगी। कहां से जाएगी? इसके फोकस होकर जाएगी। तो ये बताओ, एक किया क्या? कन्वर्ज की डाइवर्ज? कन्वर्ज किया। किससे कहां पर किया कन्वर्ज? तो यहां पर किया। ये डाइवर्ज किया तो कहां से किया? यहां से। और ये कन्वर्ज किया तो कहां से किया? यहां से। तो क्या उस जहां कन्वर्ज कर रही है वहां लाइट गई है क्या? तो जवाब है कि हाँ, लाइट गई है, मतलब वो रियल हो गया। तो आई होप यह क्लियर हो गया कि जो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स कनकेव मिरर में होते हैं, वही कन्वेक्स लेंस में होते हैं। यानी अवतल दर्पण का संबंध उत्तल लेंस से है और उत्तल दर्पण का संबंध अवतल लेंस से है, क्योंकि ये बात है फोकस की। ठीक है? अब आप सोचते ही मत रहिए, है ना? ये काम खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में हम लोग सीधे जो रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम क्यों बनाते हैं? तो आप लोग पिछले क्लास में ही देखा है, जाना है, समझा है कि हम लेंस के सामने अलग अलग दूरी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब के जो प्रकृति होती है, जो लक्षण होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो अलग अलग हुआ करते हैं। तो उसको समझने के लिए हम रे डायग्राम बना करके जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जिस प्रकार से दर्पण में रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स थे, उसी तरह से लेंस में भी रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि फिर उतना रटना पड़ेगा, नहीं, वो वैसे ही है। सिर्फ एक बार आप सबको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपने दर्पण में अच्छे तरीके से कर लिया तो लेंस में हो जाएगा, लेंस में कर लिया तो आपका दर्पण में हो जाएगा। थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो इस्तेमाल करना है। तो चलिए बिना देर किए हम उस रूल्स की चर्चा करेंगे, उन सारे नियमों की चर्चा करेंगे जिनकी मदद से हम किरण आरेख खींचेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे और यह देखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है लेंस के द्वारा, उसकी प्रकृति क्या है, कहाँ बन रहा है और उसकी प्रकृति क्या है। तो इसके रिगार्ड में देखें तो पहला है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के समानांतर अगर लेंस पर पड़ती है, तो ये बताइए परावर्तन की अपवर्तन? हाँ, वेरी गुड, अपवर्तन। क्योंकि ये पारदर्शी है, तो पारदर्शी है तो लाइट जाएगी, तो अपवर्तन होगा। और दर्पण में क्या था? वह पेंट किया हुआ था, सिल्वरिंग की हुई थी, तो वह अपारदर्शी बन गया था, तो लाइट नहीं जा रही थी, तो लाइट का क्या हो रहा था? परावर्तन हो रहा था। तो थोड़ी सी यहाँ चेंजिंग हो गई कि लाइट के, जब लाइट रे मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती हुई मालूम पड़ती है। ठीक वैसे ही, अलग नहीं है। तो चलो मैं अगर एक डायग्राम बना के देखूं, तो ये मान लो कि हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर हमने एक किरण को ले लिया। तो यह इसका, चलो यह हमारा हो गया, इसको एफ मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? 2f मान लेते हैं। इधर हम फिर से एफ डैश मान लेते हैं और यहाँ पर क्या मान लेते हैं? 2f डैश। तो आपको पता है, ये जान चुके हो कि लाइट नीचे मुड़ने वाली है, क्योंकि इस प्रिज्म के लिए बेस किधर है? नीचे की तरफ है। तो ये चली गई कहाँ से? फोकस से होकर चली गई। ठीक है? और अगर मैं अवतल कनकेव लेंस की बात करूं, अवतल लेंस की बात करूं, तो यहां भी हम क्या करते हैं? यहां भी एफ और क्या कर लेते हैं? 2f कर लेते हैं। इधर हम लोग एफ डैश और इधर 2f डैश कर लेते हैं। अब यहां भी मुख्य अक्ष के समानांतर हमने प्रकाश की किरण ले लिया।
तो ये बताओ लाइट ऊपर जाने वाली है कि नीचे? तो ये डाइवर्ज करता है ना, इसका बेस ऊपर है ना, तो ये ऊपर जाएगी। तो ऊपर जाएगी तो कैसे जाएगी? तो जरा देखो, ये ऐसे चली जाती है, ठीक है। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरण आपतित होगी, तो या तो फोकस से होकर जाएगी या फोकस से होकर आती हुई मालूम पड़ेगी, ठीक है। तो कहाँ मालूम पड़ेगी? क्योंकि यहाँ का फोकस जो है वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है, इसलिए यहाँ से आती हुई मालूम पड़ेगी। और यह रियल होता है, इसलिए फोकस से होकर के जाएगी। आई होप ये बातें हमारे सारे बच्चों को क्लियर हो गई, ठीक है। तो क्या निकल के सामने आया कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित होगी, तो वो अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। आई होप ये बातें आप सबको याद हो गई। जिन लोगों ने दर्पण के रिगार्ड में वीडियो नहीं देखा है, अगर ये भी देख लेते हैं, फिर दर्पण में समझना आसान हो जाएगा। तो पहला रे डायग्राम का पहला रूल खत्म हुआ। अब अगर हम बात करें तो दूसरे रूल पर आए, तो कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दर्पण में भी था, यहाँ भी है। तो मैं यहीं पर बना लो, यहीं पर बना लो, तो मैं यहाँ इस लाइट रे को फोकस से भेज रहा हूं। कहां से भेज रहा हूं? फोकस से। तो जब फोकस, सॉरी डायरेक्शन गलत हो गया, है ना। फोकस से होकर हम लाइट रे को भेज रहे हैं, तो लाइट को फोकस से भेजेंगे तो यह अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी? बोलो, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो ये तो हो गया किसमें? उत्तल लेंस में। अवतल में बात करूं, मैं F1 टू F1 F2 F डैश ये मैं छोड़ देता हूं, आप लोग समझ गए। अब क्या हुआ, इसमें भी अगर हम मान ले ये एफ डैश है, यहां से लाइट, एफ डैश लिख ही देता हूँ, लाइट गई, तो ये भी क्या होगी? अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। आई होप ये बातें आप सबको क्लियर हो चुकी हैं। तो ये दो हो गया, है ना। अब हम तीसरे रूल की तरफ बढ़े, तो वो है कि अब अगर कोई लाइट रे लेंस में ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, तो उसके पाथ में चेंजिंग नहीं होती है, वो बिना डेविएशन के चली जाती है। कुछ इस प्रकार बच्चों, मान लो अगर कोई लाइट रे ऐसी पड़ी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो लाइट रे होती है, बिना अपवर्तन के सीधे चली जाती है। यह रूल इसमें भी वैसे ही है और इसमें भी वैसे ही है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है, तो बिना अपवर्तन के वो सीधे चली जाती है। हालांकि ये बात बहुत सही नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। फिर को बोलोगे कि क्यों तो बता रहे हैं जब बात बहुत सही नहीं है, तो सुन लीजिए उसका भी जवाब। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, कि अगर हम मोटा लेंस ले लें ना, मोटा लेंस ले लें, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, तो जब ये लाइट रे इस पर आती है ना बच्चों, मुख्य ऑप्टिकल सेंटर पर, तो एक्चुअली होता क्या है कि इसमें रिफ्रैक्शन के कारण ये क्या होता है, कुछ रिफ्रैक्शन के कारण इस प्रकार चेंजिंग होती है कि वो ये पहले वाली जो इंसिडेंट रे थी, ठीक है, ये इसके लगभग इसके पैरेलल होती है। पैरेलल मैं खींच नहीं पा रहा हूं, ये पैरेलल होती है। मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूं, है ना। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब हमने क्या किया, एक लाइट रे को यहाँ ऑप्टिकल सेंटर पर डाला, इसको डॉटेड करके, मैं डॉटेड करके भेज रहा हूँ, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, होता क्या है, ये इस पाथ पर नहीं जाती है। वो लाइट रे जो होती है ना, कुछ इस प्रकार से चली जाती है। यानी अगर ये जाती, ये लाइट रे जाती तो इस प्रकार जाती, समझ में आ रहा है, और ये चली गई हटकर, यानी ये दोनों, ये जो इमर्जेंट रे है जिस पर इसको इस पाथ पर जाना चाहिए था, वो इस पाथ पर गई, और यहाँ बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, पार्श्व विस्थापन के नाम से जानते हैं। तो यह लेंस जितना मोटा होगा ना, यह पार्श्व विस्थापन उतना ज्यादा होगा। अब चूंकि हम व्यवहार में ज्यादातर पतले लेंस का यूज करते हैं,
पतले लेंस का प्रयोग करते हैं। और जब पतले लेंस का प्रयोग करेंगे तो ये जो पार्श्व विस्थापन है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये इतना कम होता है कि उसको सेंसिटाइज करना मुश्किल होता है, उसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। इसलिए हम मान लेते हैं कि जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर लाइट जाती है तो उसके पाथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई होप ये बातें भी आप लोगों को समझ में आ गई। तो 3 रूल्स कौन कौन से हुए? पहला कि मुख्य अक्ष के अगर समानांतर होती है कोई किरण तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर आती हुई मालूम पड़ती है। और दूसरा क्या था कि अगर फोकस से होकर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरा सबसे आसान कि अगर ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र से होकर लाइट रे जाती है तो वो बिना अपने पाथ को बदले सीधे चली जाती है। तो ये 3 रूल्स को आप ध्यान में रख करके आसानी से रे डायग्राम प्लॉट कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़े तो बच्चों जिस प्रकार से आप चूंकि जो बातें रियल है ना, जो बातें रियल है उसको समझना, जो बातें रियल है कंक्रीट उसको समझना समझाना आसान होता है। और जो बातें एब्स्ट्रैक्ट है ना, इमेजिनरी है, उसको समझने समझाने में थोड़ी परेशानियां होती हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण में रियल फोकस था और यहाँ कन्वेक्स लेंस में रियल है। तो पहले हम रियल वाली ही बात करेंगे, फिर इमेजिनरी वाली बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई, है ना, कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस में। तो कितने कंडीशंस थे, कितने कंडीशंस थे? आ, 6 कंडीशंस वहां थे, 6 कंडीशंस यहाँ भी है। तो केवल मैं आज आप सबको कंडीशंस बता देता हूं और फिर अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो रे डायग्राम बना करके इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो वो ऑब्जेक्ट के 6 पोजीशंस कौन कौन से होते हैं? तो जो वही होते हैं जो अवतल दर्पण में हुआ कर रहे थे। तो देखिए क्या है बच्चों, ये हमारा, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस को आगे बढ़ा देते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसे बोलेंगे कि यह अनंत पर है। कहाँ है? अनंत पर। तो पहला ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया कहाँ? अनंत पर। ठीक है, डॉटेड करके हम दिखा दिए। तो ये कहाँ मानेंगे? अनंत पर। अब अगर हम ये जो मुख्य अक्ष खींचे हुए हैं अगर इस पर ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं तो इसको बोलेंगे बियॉन्ड 2f। वही समझने के लिए कंफ्यूजन ना हो कि मैं इधर वाले फोकस की बात कर रहा हूँ कि इधर वाले फोकस की बात कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर f1 f2 2f1 2f2 लिखा हुआ है। आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हो। तो ये क्या है? 2f, ये 2f है और ये क्या है? इन्फिनिटी है। तो ये 2f और इन्फिनिटी के बीच हो गया, यानी बियॉन्ड 2f भी इसे कह देते हैं। तो पहला ये हो गया, है ना, दूसरा यह हो गया। अब बोलो एक स्टेप और आगे जाएंगे तो क्या होगा? तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर 2f पर। फिर एक स्टेप और आगे जाएं तो कहाँ जाएंगे बताइए आप लोग? हाँ, वेरी गुड, यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये तीसरा कंडीशन हो गया, ये चौथा कंडीशन हो गया। उसके बाद जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर एक स्टेप आगे बढ़े तो यहाँ पहुंच गए, ये पांचवा कंडीशन हो गया। और अंतिम कंडीशन क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में। ठीक है, तो ये 6 पोजीशंस कौन कौन से हो गए? पहला हो गया अनंत पर, दूसरा हो गया बियॉन्ड 2f यानी अनंत और 2f के बीच में, तीसरा कहाँ हो गया? 2f पर, चौथा कहाँ हो गया? f और 2f के बीच में, उसके बाद क्या हुआ? पांचवा f पर, और उसके बाद क्या हुआ? प्रकाशीय केंद्र और f के बीच। तो ये जो 6 पोजीशंस हैं किसके? ऑब्जेक्ट के, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज के पोजीशन भी वही होते हैं जो आपने अवतल दर्पण में पढ़ा था। तो अगले क्लास में जब बच्चों हम आप लोगों से मिलेंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि आप अवतल दर्पण में जो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसे आप सब देख करके तैयार करके बैठेंगे इस वीडियो को देखने के लिए, ताकि हमको इसको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग इसे ठीक से देखोगे बच्चों। ओके, थैंक यू।